इंडियंस की, इंडिया के बाहर जितना हम यहाँ पे बोलते हैं कि हम इंडियंस इतने बड़े हैं, हमने ये अचीव किया है, वो अचीव किया है, बाहर हमारी वैल्यू ज़ीरो है। कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इंडियंस के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, और वहाँ पे वो लोग पहले ही गुस्सा है इंडियंस से, क्योंकि इंडिया ने उनका सपोर्ट नहीं दिया को। मैंने 23 को अपनी टिकट बुक करवाई थी, क्योंकि वॉर का सिचुएशन होने वाला था जितना हमें पता था। तो हमने अपनी टिकट्स बुक करवाई, मैंने अपनी टिकट बुक करवाई 70,000 में, जो कि ऑलरेडी प्राइसेस का 3 टाइम्स है। फिर वो 27 तारीख की टिकट होती है, और 24 तारीख को बम फटता है एयरपोर्ट के ऊपर। तो सभी के सभी लोग हमें ये बोलते हैं कि आप लोग वहाँ से निकले क्यों नहीं। तो उनको पहले ये बता दिया जाए कि वहाँ पे एयरपोर्ट को उड़ा दिया गया था, तो हम वहाँ से निकल ही नहीं सकते थे एट एनी हाउ। फिर हमसे लोग ये भी पूछते हैं कि आप लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे 25 तारीख को। तो वहाँ पे एम्बेसी हमारी कॉल नहीं उठा रही थी कहीं से भी। हमें सीधा सीधा एम्बेसी की साइड से ऑफिशियली यही बोला गया था कि आप लोग बंकर में रहिए, आप कहीं नहीं जाइएगा और कुछ मत कीजिए, बस आप लोग अपने गाइडेंस का वेट करते रहिए। दूसरी चीज़, हमारे वहाँ पे यूरोप में ये सिस्टम है कि अगर आपकी एक भी एब्सेंट लगती है तो आपका ईयर प्रमोट नहीं किया जाएगा, आपको एक ईयर बैक लगा दी जाएगी। तो हम उसकी वजह से भी अपनी यूनिवर्सिटी को छोड़ के आगे नहीं आ सकते हैं। तो हमें वहाँ पे रहना पड़ा, और हमारी क्लासेस उस टाइम पे भी चल रही थी जिस दिन बम फटा। उस दिन हमारे टीचर्स ने हमारी क्लासेस ली, बट फिर भी हमने अगले दिन, अब हम लोग स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, हमारे लिए कोई भी अरेंजमेंट किसी ने नहीं किया, ना यूनिवर्सिटी ने ना एम्बेसी ने। तो लगभग वहाँ के 70,000 ग्रेविंग, जो कि यहाँ के 2,10,000 रुपये होते हैं, उतने पैसे अरेंज करके हम लोगों ने एक बस अरेंज की जो कि हमें बॉर्डर तक लेके जाएगी, वो भी हमारे खुद के रिस्क पे। अगर उसमें उस दौरान हमें कुछ हो जाता है तो एम्बेसी हमारी कोई भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी कि हमारी वजह से कुछ हुआ है। और ऐसे हमारे पास कई सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी है जिसमें एम्बेसी बोलती कि ये हमारा रिस्क नहीं है, कि आप सभी के सभी लोग अपने रिस्क पे जा रहे हैं वहाँ पे, अगर आपको कुछ होता है तो हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। फिर उसके बाद भी हम लोग वहाँ से निकलते हैं जैसे तैसे, 12 घंटे लगते हैं हमें। 25 तारीख को हम निकलते हैं, और उससे एक रात पहले हम सब के सब लोग बंकर में। मैं विनित्सा शहर से हूँ, VNMU से, और 4th ईयर का मैं स्टूडेंट हूँ। अभी 3 महीने में मैं 5th ईयर में जाने वाला था। तो अभी हमें ये पता ही नहीं कि वहाँ पे हमारे साथ क्या होगा, या हमारी डिग्री का क्या होगा, 4 साल हमारे क्या हुए क्या नहीं। हाँ, वो बता शुरू फिर वही। तो यही है कि सबसे पहले तो अभी गवर्नमेंट भी बोल रही है कि आप लोग वहाँ पे क्यों जाते हैं, यूक्रेन में आप क्यों जा रहे हैं दूसरी जगह पे। तो मेरे पापा एक आर्मी से रिटायर्ड इंसान हैं, उनके सिंपल पेंशन आती है, तो वो हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मैं गया था गुड़गांव में SGT यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे प्राइवेटली मांगते हैं कि यहाँ पे 1.5 करोड़ रुपए लगेगा, तो हम उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हम जहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं हम वहीं पे जाएंगे, वहीं पे हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे हमारे पास इतनी सीट्स भी नहीं होती हैं, तो यहाँ पे हम एज ए स्टूडेंट, हमारे लिए सही नहीं है कि हम इतना पे कर पाएँ किसी भी चीज़ के लिए। और फिर जब हम लोग वहाँ से बसेस लेके बंकर के लिए, बॉर्डर के लिए निकलते हैं, तो वहाँ पे 12 घंटे हम बस में निकालते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम होता है। फिर उसके बाद जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो इंडियंस की बसेस को बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर ही रोक दिया जाता है। वहाँ से हम सबको पैदल जाना पड़ता है बॉर्डर तक। बॉर्डर पे पहुंचने के बाद वहाँ पे हम लोग एटलीस्ट 2,000 इंडियंस थे। वहाँ पे ना हमारे कहीं पे रहने के लिए कोई बैठने तक की जगह नहीं थी। हम लोगों ने 2 दिन वहाँ पे खड़े खड़े निकाले हैं। ना हम बैठ सकते हैं, ना हम लेट सकते हैं, ना कुछ खाने का, ना पीने का, ना वहाँ पे इंटरनेट है, ना वहाँ पे हम कहीं पे अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, जो बेसिक एक नीड होती है। और वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़, आर्मी का एरिया है, लेकिन वहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है कि ऐसे बच्चों को बॉर्डर से पास किया जाएगा। और एम्बेसी ने बोला था हमें कि आप लोग बस जाइए बॉर्डर पे और आपको वहाँ से निकाल देंगे, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं वहाँ पे इजिप्शियंस आ रहे हैं, उनको 15 मिनट के अंदर निकाला जा रहा है। मोरक्कन्स आ रहे हैं, उनको निकाला जा रहा है। नाइजीरियंस आ रहे हैं, निकाला जा रहा है। यूक्रेनियंस को तो उनकी गाड़ियों के साथ निकाला जा रहा है, जो उनके पर्सनल व्हीकल्स हैं। मेरे पास उनके फ़ोटोज़ भी हैं कि वो गाड़ी से निकलते ही नहीं हैं। और यहाँ तक कि इंडियंस की तो वहाँ पे कुत्तों से भी कम की औकात है, क्योंकि वहाँ पे कुत्तों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स को नहीं। वहाँ पे साइड में एक कैफ़े है, उसके अंदर वहाँ पे खाने पीने का अगर कुछ होता है तो वहाँ पे साफ साफ लिख दिया है कि इंडियंस आर नॉट अलाउड हियर। ना हम उसके अंदर जा सकते हैं, ना हम वहाँ पे वॉशरूम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और रात में जब वहाँ पे हम लोग रुकते हैं, कि यहाँ पे पहले ही हमें 2,000 बच्चों के बीच में से, जाहिर सी बात है कोई सिस्टम नहीं है, तो भीड़ में से निकल के जाना बहुत मुश्किल काम है। और तो और फिर वहाँ पे मिलिट्री वाले 15 मिनट में बस एक बच्चे को निकाल रहे हैं, तो आप सोच लीजिए 2,000 को कितने टाइम में निकालेंगे वहाँ से।
मतलब कोई होप ही नहीं थी कि हमारे निकलने की। वो अगर हम कहीं पे आगे जाते हैं तो रैंडमली किसी को भी निकालते हैं, और जो अगर कोई बच्चा जाके आगे बात करता है या फिर कुछ बोलता है कि हम इतने देर से खड़े हैं, कोई कोई 3 दिन से खड़ा है, कोई कोई 4 दिन से खड़ा है, तो उनको उठाते हैं और पीछे फेंक देते हैं, लिटरली फेंक देते हैं। और अगर फिर भी अगर भगदड़ मचती तो फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, एयर फायर करते हैं। और लड़कियों को भी मैंने देखा है कि वहाँ पे कई, मेरे सामने खुद 2 लड़कियां बेहोश हुई हैं वहाँ पे, उनके लिए कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं था। एक को हाइपोथर्मिया हो गया था और एक का इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो गया था। वहाँ पे उसके लिए कोई इमरजेंसी सर्विस कुछ भी नहीं थी। और रही कई बात फिर हम बच्चों के पास बॉर्डर क्रॉस करने की, तो वहाँ पे अलग अलग नेशनलिटीज़ को पता नहीं क्यों इतनी प्रायोरिटी दी जा रही थी, लेकिन इंडियंस की कोई प्रायोरिटी नहीं थी। बताओ जो भी एक्सपीरियंस है तेरा वो। कब लौटे, कौन से कंट्री से आए? हम अभी आए हैं रोमेनिया की कंट्री से, बट वहाँ पे जब हम रात में रुके हुए थे तो रात में स्नोफॉल इतनी तेज़ होती है कि जैसे कि मैं अभी वहीं से आया हूँ, तो मैं अभी स्नो बूट्स में ही हूँ और मैंने इसके नीचे भी अच्छे खासी लेयरिंग की हुई थी, लेकिन वहाँ पे खाना पीना था नहीं। तो वहाँ पे अगर आप एक दिन के लिए आप खड़े रहेंगे तो आपको भी पता है कि कितनी देर में आपके पैरों दुखने लग जाएंगे। वहाँ पे हम खड़े हुए हैं, आगे से भीड़ आ रही है, पीछे से धक्के आ रहे हैं, और वहाँ पे खड़े रहने की जगह तक नहीं है। तो पैर हमारे लिटरली रात में 8 बजे के अराउंड पैर कांपने शुरू हो गए थे मेरे। यहाँ पे मेरी जो मसल्स होती हैं सारी की सारी क्रैम्प में आ गई, पैरों में ब्लड सर्कुलेशन फील होना बंद हो गया। पैर अगर मैं धरती पे रखता हूँ तो पैर दुखता है मेरा, और नींद इतनी आ रही है वहाँ पे, अगर खड़े खड़े चक्कर आ सकते हैं आपको। तो वहाँ पे हम लोग बैग का सहारा लेके वहीं पे खड़े हुए हैं। जितने भी दोस्त आए थे सबके सब अलग अलग हो गए, कोई सिस्टम नहीं था वहाँ पे। तो ये साथ और कितने मेरे साथ मेरे 4 दोस्त थे। उनमें से सबसे पहले अभी 28 को 11 बजे मैं निकल पाया, और लेकिन जो अभी भी मेरे दोस्त हैं वो अभी भी वहीं पे हैं, उनकी फ़्लाइट्स अभी होंगी। आप अकेले आए हैं? हाँ, मैं वहाँ से अभी सबसे पहले निकल के आया हूँ तो वहाँ आप से। अपने जो सिटी थे जहाँ भी, उससे वहाँ तक बॉर्डर तक आप कैसे पहुँचे सर? वही बताया मैंने आपको कि वहाँ से कुछ 2,10,000 रुपये की हमने हमारी बस अरेंज की, हम स्टूडेंट्स ने खुद पेमेंट की है। किसी ने उसकी कोई स्पेशल पेमेंट नहीं की, किसी ने कोई अरेंजमेंट नहीं की। और तो और जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो यूनिवर्सिटी वालों ने हमारे नाम लिए और बोला तुम लोग अपने रिस्क पे जा रहे हो, तुम लोग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो। तो एम्बेसी जो है, जिस तरीके से अभी सूचना आ रही है कि एम्बेसी कह रही है कि आप बस अपनी कर लीजिए, पेमेंट हम कर देंगे, तो ऐसा कुछ आपको नहीं कहा गया? यूक्रेन के अंदर एम्बेसी ने कुछ नहीं किया है। यूक्रेन के बाहर जब आप रोमेनिया साइड के, पोलैंड साइड के बॉर्डर अगर आप क्रॉस कर जाते हैं तब गवर्नमेंट ने हेल्प की है, लेकिन यूक्रेन के अंदर जहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं वहाँ से लेके अपने रिस्क पे आपको बॉर्डर तक जाना पड़ेगा, जो कि ये कुछ 350 किलोमीटर का डिस्टेंस था हमारी साइड से। और जो अगर खार्किव साइड से बात की जाए तो वो तो एकदम ईस्ट साइड में, तो उनके लिए वो और भी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ जाता है। हम सेंटर में थे एकदम। तो कीव से कितनी दूरी पर थे आप? कीव से हमारा ट्रेन के हिसाब से देखा जाए तो हम 2.5 से 3 घंटे की दूरी पे रहते हैं। तो कीव में भी हमले हो रहे हैं, और 24 तारीख को हमारे विनित्सा में भी अटैक हुआ था, वहाँ का मिलिट्री बेस उड़ाया गया था। और फिर 25 तारीख की रात को वहाँ पे एक पेंट की फैक्ट्री पे अटैक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो उनका एम वहाँ पे नहीं लगा। अगर वो एम लगता तो वो पॉइजनस गैस पूरे के पूरे विनित्सा में फैल जाती, लेकिन वो नहीं लगा बाय चांस। और फिर हम उसी टाइम पे बंकर में गए। अगले दिन हमने अपनी बस बुक की 50-60 जनों ने, और हम वहाँ से निकले। और फिर वहाँ पे जाके जो 2 दिन, वो बाप के लिए बस 2 दिन है, लेकिन जो हमारे हिसाब से हैं वो 2 दिन हम नहीं भूल सकते कभी भी उन 2 दिनों को। क्योंकि वहाँ पे आपको लिटरली लड़कियों के बाल फाड़े जा रहे थे, उनको लात मार के निकाला जा रहा था। तो वो इंडिया की ही थी? वो पर्टिकुलर इंडियंस को ही कर रहे थे टारगेट, सिर्फ इंडियंस को। रीजन पता लगा कि किस लिए करे, ऐसा कुछ हो? रीज़न मेरे को अब एक्यूरेट मैं नहीं कह सकता, लेकिन जितने भी मेरे दोस्त हैं वहाँ पे जो भी बातें चल रही हैं स्टूडेंट्स के बीच में, तो यही बोल रहे हैं कि इंडिया यूक्रेन का सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसकी वजह से वो गुस्सा हैं और वो इंडियंस को इसीलिए अलाउ नहीं कर रहे हैं जाने के लिए। स्टूडेंट बाकी हो जाते हैं यूक्रेन में पढ़ने के? फीस की वजह से ही, मेन तो यही है, फीस की वजह से है। क्योंकि अभी हम भी ऐसे बच्चे नहीं हैं, क्योंकि हमने भी नीट के एग्ज़ाम दिए हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि सीट्स इतनी है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो वहाँ पे नहीं मिल पाता। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई भी बच्चा बस जिसको सीट नहीं मिल रही गवर्नमेंट में वो अपनी लाइफ के साथ कुछ करे ही नहीं। तो उसको जहाँ पे होप मिलेगी वो तो वहीं पे जाएगा ना। तो वहाँ कितनी डिफरेंस, वहाँ की वहाँ 30 लाख? वहाँ पे आज जो मेरी फ़ीस है, जैसे कि वहाँ पे $400-500 हर साल की बढ़ जाती, तो मेरी जो फ़ीस है वो 6 साल की मेरी 19 लाख से 20 लाख के अंदर पूरी निपट जाती है।
लेकिन यहीं पे जब हम SGT में गए थे गुड़गांव में, तो उन्होंने सीधा 1.5 करोड़ के अराउंड पैसे बता दिए थे। तो आप बताइए कैसे अफोर्ड करेगा कोई मिडिल क्लास इंसान। जी पढ़ाई तो देखिए सारे के सारे कॉलेजेस में सेम होती है, बच्चों को खुद पढ़ना पड़ता है। जितने भी टीचर्स होते हैं वो आपके पास आते हैं, वहाँ पे आपको 100% अटेंडेंस, आप एक क्लास की भी छुट्टी नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे आप 75% अटेंडेंस है, तो वहाँ पे आपको हर क्लास में जाना पड़ेगा। टीचर आपसे हर क्लास में पूछता है, अगर आप नहीं देते हैं वहाँ पे तो आपका वो पहले आपका रिटन टेस्ट भी होता है, आपका ओरल टेस्ट भी होता है, आपको उन दोनों में पास करना पड़ता है। और इन सारों का मिला के आपको मीन मार्क्स आपको 60% लाने ही पड़ते हैं, वरना आप क्वालिफाई नहीं करेंगे अगले ईयर के लिए और आपको बैक लगा दी जाएगी। तो वहाँ से हम नहीं निकल सकते हैं ऐसे से। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद फ्लाइट के बाद वहाँ पे रोमेनिया में सब अच्छा था। वहाँ पे रोमेनियंस लोग ने हमें अच्छा ट्रीट किया, हमें दिन में खाना वगैरह सही मिलता है। बट वहाँ पे वही प्रायोरिटी के हिसाब से है कि पहले गर्ल्स को प्रायोरिटी दी जा रही है हर जगह पे। पता नहीं हम लोगों ने ऐसा क्या किया है कि हम लोग लड़के हैं तो हमें प्रायोरिटी नहीं दी जाती कहीं पे भी। वहाँ पे बोल रहे हैं कि पहले बॉर्डर पे गए हैं तो बोल रहे पहले लड़कियों को निकाला जाएगा। वहाँ पे फिर जा रहे हैं फ़्लाइट्स के लिए तो पहले बोल रहे हैं कि यहाँ पे भी पहले लड़कियों को निकाला जाएगा। मतलब लड़कों का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं, चाहे उसको कुछ भी हो रखा हो। यहाँ से उतनी दूर जा रहे हैं तो आपको सेक्रीफाइस कुछ तो करना पड़ेगा, वरना आप ये पहली बात तो कोई घर से दूर जाके खुश नहीं होता है, बट वहाँ पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मेरे पास वहाँ की वीडियोस भी हैं, फ़ोटोज़ भी हैं जिसमें कि उनको निकाला भी नहीं जाता है, और ऑडियोज़ भी हैं एम्बेसी से बात करने वाली बच्चों की, जिसमें कि उन्हें डायरेक्टली यही बोल दिया गया है कि आप लोग बंकर में रहिए, आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अभी के। तो वहाँ पे इंडियंस की, इंडिया के बाहर जितना हम यहाँ पे बोलते हैं कि हम इंडियंस इतने बड़े हैं, हमने ये अचीव किया है, वो अचीव किया है, बाहर हमारी वैल्यू ज़ीरो है, कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता है वहाँ पे। वहाँ पे जो हमारा 23 डेट से लेके अभी ये 3 तारीख तक ये जो डेट्स गई हैं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस था, क्योंकि इंडियन एम्बेसी से किस तरह कॉन्टेक्ट करते थे आप? इंडियन एम्बेसी का ट्विटर साइट पे था, तो उन्होंने अब बोला होता कि हम लोग ट्विटर्स पे अपडेट देते रहेंगे, आप उनको गाइडेंस को पढ़ते रहिएगा और आप उसके हिसाब से चलते रहिएगा। बट जब कॉल्स की बारी आती तो नहीं उठाते हैं, कभी उठा लेते हैं, जो उठाते हैं तो उनको उल्टा जवाब दे देते हैं, बोलते हैं कि हमने किया ही, हम कुछ कर ही नहीं सकते, इंडियन गवर्नमेंट से अगर कुछ ऑर्डर आएगा तब हम तुम्हारे लिए भेजेंगे। इंडियन एम्बेसी ने, मैं बता रहा हूँ आपको फिर से, बॉर्डर के बाद उन्होंने हेल्प की है, बॉर्डर तक कुछ हेल्प नहीं है। बॉर्डर पे अगर अब बच्चा मर भी जाता है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, डायरेक्ट यही है। इंडिया से कितने होंगे? मेरी खुद की यूनिवर्सिटी 2 से 2.5 हज़ार बच्चे हैं, खुद इंडियंस, सिर्फ इंडियंस, और बाकी की यूनिवर्सिटी से तो पूछो ही मत। और जो बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि वो निकलेंगे कैसे। यहाँ पे अभी हम तो आ जा रहे हैं, जो बॉर्डर क्रॉस कर जा रहे हैं वो सेफ है, लेकिन जो अभी भी वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको निकालना मेरे हिसाब से एक बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि वहाँ पे इंडियंस के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, और वहाँ पे वो लोग पहले ही गुस्सा है इंडियंस से, क्योंकि इंडिया ने उनका सपोर्ट नहीं दिया है। यहाँ पे स्नो बूट्स में नहीं रुक रहा है। अगर कोई बच्चा, जैसे कि मैंने देखा वहाँ पे जो बच्चे की बस 2 दिन पहले यूक्रेन में आए हैं, जो कि न्यू एडमिशन्स हैं, और उनको वापस भागना पड़ रहा है, तो उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि वहाँ पे क्या करें। हमें थोड़ी बहुत लैंग्वेज आती तो हम लोग खुद को निकाल पाते, लेकिन उन बच्चों का कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे।